हाय गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 6 सेट। ठीक है, अभी तक हमने 5 सेट सॉल्व कर लिया है दिसंबर 2019 का। ये छठवां सेट है और रिमेनिंग 4 सेट हम बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। विद इन 1 वीक हम कर लेंगे, उम्मीद है। तो ये थोड़ा लेट हो गया, बट क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था किसी स्पेशल वर्क में, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा मैं वीडियो बना के। फिलहाल हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका वो है रिसर्च से, और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा था स्टाइल ऑफ राइटिंग थेसिस एंड रिसर्च आर्टिकल हैज़ टू बी। तो राइटिंग का जो आपका स्टाइल होता है, जैसे आपने पढ़ा ही होगा, एपीए है, शिकागो है, नहीं पढ़ा तो आप वीडियो देख सकते हो रिसर्च के अंदर। तो स्पेशली एक तरह का पैटर्न होता है जिसमें आपको पूरी रिसर्च को लिखना होता है, कैपिटल लेटर वगैरह राइटर के नाम के साथ यूज़ करना, और फिर पेज नंबर कहाँ पे डालना, ये सब चीज़ें होती हैं इन पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये पैटर्न जो जुड़ा हुआ है स्टाइल ऑफ राइटिंग का, वो जुड़ा हुआ है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि साइंटिफिक इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज बेसिकली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आप खुद देखिए। वेरिएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंसिंग तो बिल्कुल नहीं हो सकता, आप खुद साउंड करेंगे कि ये जो है गलत है। क्रिएटिविटी के लिए भी हम ये नहीं करते, ये एक पैटर्न होता है जिसका साइंटिफिक रीज़न होता है, रिलेट करता है ये लैंग्वेज के साथ। मैकेनिकल भी नहीं होगा इसका, तो आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक आ रहा है और पूछ रहा है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, गलत स्टेटमेंट कौन सी, ये पूछ रहा है। पक्ष जो होता है वो माइनर टर्म होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और साध्य जो होता है मेजर टर्म होता है, साध्य मेजर टर्म होता है, पक्ष माइनर टर्म होता है। हेतु जो होता है वो क्या होता है आपका, हेतु जो होता है वो होता है आपका मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म होता है हेतु। तो ये जो चौथा है वो तो गलत हो गया आपका। और साथ ही साथ में मिडिल टर्म का दो और नाम होता है, जो लिंगा होता है और साधना होता है, साध नहीं साधना। तो ये जो है आपका सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। और क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, डेट्स वाई चौथा ऑप्शन होगा, क्योंकि हेतु मिडिल टर्म होता है ना कि माइनर टर्म होता है। उम्मीद है क्लियर होगा। और ये सारा इंडियन लॉजिक का वीडियो पढ़ा है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, वहाँ से आप देख सकते हो, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है कम्युनिकेशन से। तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की बात कर रहा है क्लासरूम कम्युनिकेशन। हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, सीधे आंसर मिल जाएगा आपको। फीडबैक अच्छी बात है, बट कंडीशन फीडबैक क्या है, ये नेगेटिव है। ओके, क्योंकि ये मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये गलत है आपका तीसरा। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मैटर नहीं करता है, और स्पेशली इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात होती तो बिल्कुल नहीं करता, तो पहला भी कट गया। लीनियरिटी ऑफ मैसेज भी इसका मतलब नहीं है लीनियर होना, ये भी गलत है, तो आंसर तो आपका बी होगा। फील्ड में क्या होता है, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी फीलिंग्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, स्पेशली सेंडर की, तो ये तो मैटर करेगा क्लासरूम कम्युनिकेशन में। ठीक है, आप क्या सोच रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या बोल रहा है, द फ्यूचर ऑफ लर्नर्स बिहेवियर विच आर एसोसिएटेड विद अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल जो होता है वो लोएस्ट लेवल होता है। ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्स को आप मेमोराइज करते हो, ये लेवल ऑफ टीचिंग क्वेश्चन बेसिकली है, लेवल ऑफ टीचिंग से। ओके, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या हो गया, जब आप कॉन्सेप्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो द स्टूडेंट रेंडर फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इन हिज हर ओन वर्ड्स। जब आप कॉन्सेप्ट में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे तो चीज़ों को अपने वर्ड्स में बता सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। द स्टूडेंट इमीडिएटली रिकॉल द फैक्ट थॉट, तो फैक्ट को याद करना जो है ये तो नहीं होगा आपका। ठीक है, ये आपका मेमोरी लेवल है, तो डेट्स वाई बी नहीं होगा आपका। स्टूडेंट गिव हिज और ओन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिल्कुल होगा इसका पार्ट, सी होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। द स्टूडेंट इंटरप्रेट द मीनिंग इन वेरियस वेज, तो हाँ उसको आप इंटरप्रेट भी कर सकते हो वेरियस वेज में। और ये जो स्टूडेंट करेक्टली रिप्रोड्यूस द सीक्वेंस टॉट है, जो सीक्वेंस वाली बात है, ये आपका हायर लेवल में चला जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो ए सी डी जो आपका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ए सी डी आपका चौथा ऑप्शन है, यही आपका आंसर होगा। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए आपका ब्लड रिलेशन से है। ठीक है, रीजनिंग यूनिट का क्वेश्चन है, तो इसका मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हम सेपरेट लेक्चर में जो है कवर कर लेंगे, जो आपका रीजनिंग है और डी आई है इसको। तो पाँचवें का आंसर फिलहाल जो होगा डॉटर होगा, यानी बी होगा। एक बार आप खुद भी स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करना, आपसे भी हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं अलग से बताऊंगा ही बताऊंगा इसको। ओके, क्योंकि अभी करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इफेक्टिव बिहेवियर की, साथ में की। ओके, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की बात यहाँ पे हो रही है।
तो क्लेरिफिकेशन, तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर है, टीचिंग का एक पार्ट है, ज़रूरी है, तो ये हम की नहीं बोल सकते इसके अंदर। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो बी और सी कट गया। अब सारा कन्फ्यूजन बचा हमारा ए और डी के बीच में। तो देखिए, अब जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टीचिंग का, वो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? नेट के लिए कर रहे हैं, ओके, यानी हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, ओके। तो यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं? सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? टीचर मेडिएटेड डायलॉग विथ हेल्प लर्नर रीस्ट्रक्चर व्हाट इज बीन लर्न, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम मेडिएट कर रहे हैं डायलॉग का मतलब क्या होगा? टू वे कर रहे हैं, विच हेल्प लर्नर रीस्ट्रक्चर व्हाट इज बीन लर्न, यानी जो हमने उसको लर्न, जो पढ़ाया है, जो उसने लर्न किया, उसको वो दोबारा से प्रॉपर वे में समझ सके, सीक्वेंस में समझ सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, टू वे की बात भी यहाँ पे आ जा रही है। तो डेट्स वाई ये पहले ही ऑप्शन जो है यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल की इफेक्टिव बिहेवियर बोल रहे हैं और हायर एजुकेशन में टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, तो डेट्स वाई पहला आंसर होगा। कुछ लोग डिबेट कर सकते हैं कि चौथा क्यों नहीं हो सकता, कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज लेवल ऑफ, देखिए यहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी जो है चौथे ऑप्शन है वो डाला जा रहा है टीचर के ऊपर, जबकि हायर में ये बात सही नहीं बैठ रही है। डेट्स वाई पहला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सही चौथा भी है बट पहला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो हमें तो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, सही सेलेक्ट नहीं करना होता। डेट्स वाई पहला आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आ गया आपका सिलोजिज्म से, देखते हैं क्या है। ऑल डायरीज आर कॉपीज़, ठीक है, ये होगी आपकी डायरीज, और सारी डायरीज क्या हैं? कॉपी हैं, ओके फाइन, और ये हो गई कॉपी, ठीक है। नो कॉपी इज़ बुक, ओके, तो कॉपी और बुक में कोई संबंध नहीं है, ओके, तो नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस, फाइन। सम डायरीज आर बुक, तो सम डायरीज आर बुक तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कॉपी और बुक में ही कोई संबंध नहीं है, और सारी डायरीज कॉपी हैं, तो डेट्स वाई पहला तो कट गया आपका। दूसरा देखते हैं, सम बुक्स आर कॉपी, तो बिल्कुल नहीं, तो डायरेक्टली पता ही हमें नहीं है, सम बुक्स और कॉपीज आपको फिगर में ही दिख जा रहा है। नो बुक इज़ कॉपी, बुक और कॉपी में कोई संबंध नहीं है, दिख रहा है फिगर में, बिल्कुल सही बात है। नो डायरी इज़ बुक, ये भी सही है, चौथा भी सही है आपका, यानी थर्ड एंड फोर्थ आपका सही है। सी एंड डी इज़ और राइट आंसर। सी एंड डी कहाँ पे दिया है? सी एंड डी दूसरे ऑप्शन पे दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 से पहुँचते हैं। ये आपका आ गया इनफॉर्मल फैलेसी से, जो पार्ट किसका है? लॉजिकल रीजनिंग का है, ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं साहब इस क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच द कंक्लूजन ऑफ द आर्गूमेंट, ठीक है, यानी प्रीमाइस होगा, प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 होगा, मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस, और उसके बाद कंक्लूजन होगा आपका, फाइन। तो कंक्लूजन क्या कर रहा है? कंक्लूजन ऑफ आर्गूमेंट इज स्टेटेड और एज्यूम इन एनी वन ऑफ प्रीमिसेस, यानी यहीं से कुछ ले ले रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उठा ले रहा है यहीं से। डायरेक्टली बात है, जब आप कंक्लूजन प्रीमिसेस को फॉलो कर रहा है तो वो तो आपका डिडक्टिव होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फैलेसी कहाँ पे हो जा रही है, क्योंकि आप अपने कंक्लूजन को निकाल नहीं रहे हो, यहीं से उठा ले रहे हो किसी एक प्रीमाइस से। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिगिनिंग द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन को ही दोबारा कंक्लूजन में फिट कर देना। इसी का दूसरा नाम है सर्कुलर आर्गूमेंट, यानी उसी सर्कल में घूमते रहना, और तीसरा नाम है पेटिटो प्रिंसिपली। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मैंने पढ़ाया है आपको कहाँ पे? लॉजिकल रीजनिंग यूनिट में, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी के नाम से, वहाँ आप पूरा इसको देख सकते हो। तो फिलहाल मैंने अभी समझा दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपका जो कंक्लूजन उठ रहा है वो कहाँ से उठ रहा है? प्रीमाइस से ही उठ जा रहा है। तो ए बी डी इसका आंसर होगा। ए बी डी कहाँ पे दिया है? ए बी डी पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है आपका? एथिक्स क्वेश्चन दिख रहा है ये, हाँ एथिक्स से दिख रहा है, रिसर्च का ही पार्ट है ये। अ रिसर्चर वाइल रिपोर्टिंग हिज अर रिसर्च फाइंडिंग, तो रिसर्च फाइंडिंग जब वो कर रहा है, गिव वेटेज टू स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे बात क्या कर रहा है? वेटेज कर रहा है स्टेक होल्डर्स को। किस में बात कर रहा है? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर बात कर रहा है, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि ये जो होती है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रिसर्च होती है, ठीक है। यहाँ पे आपका ओपन क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, ठीक है, ऑब्जर्विंग करते हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे जो स्टेक होल्डर हैं उनके पर्सपेक्टिव को ही दिखाना होता है बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो यहाँ पे बिल्कुल भी किसी नॉर्म का हम वायलेशन नहीं कर रहे हैं, ना बाइस हो रहे हैं, ना इनएप्रोप्रिएट इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि क्वालिटेटिव का मतलब ही होता है डिस्क्लोज करना रियलिटी सिचुएशन को, वही हम कर रहे हैं। तो डेट्स वाई 9 का 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी अनएथिकल नहीं किया है। जो चीज़ कहती है क्वालिटेटिव रिसर्च हमने वही किया है, डिस्क्लोज किया है जो रियलिटी सिचुएशन है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो हमने देखा है। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका किससे है? ये क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग से। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद से भी ट्राई करिएगा, हो जाएगा। अल्फ़ाबेट लिखिएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वहाँ से आप कर लोगे। आगे पीछे हो रहा है मेरी समझ से ये वाला क्वेश्चन जो था, ठीक है।
फिलहाल इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा और बाद में मैं करा दूंगा जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और जो टीआई के क्वेश्चंस होंगे सेपरेट में। तो फिलहाल 10 का आंसर सी हो जाएगा आपका। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो देखिए जब कोई भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, कोई भी काम आप कर रहे हो तो रिजल्ट जो एक्सपेक्ट करोगे वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, सीधी सी बात है। ओके, कोई भी चीज़ आप जैसे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका रिजल्ट, आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की उम्मीद आप क्या कर रहे हो कि आपका JRF क्वालिफाई हो जाए, यानी पॉजिटिव ही है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव है बाकी सारे ऑप्शन आप देखिए ध्यान से। तो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बशन ये भी नेगेटिव है, हाई लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ये भी नेगेटिव है, रिमूवल ऑफ फिजिकल नॉइस ये पॉजिटिव है आपका। ठीक है, और डी तो बेसिकली जो आपका लीनियर कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वन वे कम्युनिकेशन, यानी यहाँ पे टीचर सिर्फ लेक्चर थमा के चला जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी अच्छी बात क्या होती है, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अच्छी बात इसकी क्या होती है कि लैंग्वेज एक्यूरेसी इसके अंदर पाई जाती है, यही आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन के अंदर। तो डेट्स वाई आंसर इसका डी हो जाएगा आपका। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिमांड, ये भी क्वेश्चन कम्युनिकेशन से ही आपको साफ साफ दिख रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, और वो इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन के लिए तो और ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि रिटन में उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आपका फेस वहाँ पे दिख रहा है जब आप ओरल कम्युनिकेट कर रहे हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होगा ही होगा। पॉज होना चाहिए बट लॉन्ग पॉज नेगेटिव है, डेट्स वाई ये कट गया। प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है साहब, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बिल्कुल सही बात है। बिजनेस लाइक अप्रोच कोई मतलब नहीं इस बात का। नोइंग द ऑडियंस कम्युनिकेशन के अंदर बहुत ज़रूरी है। एग्रेसिव क्वेश्चनिंग का कोई मतलब नहीं है, गलत बात है, ये नेगेटिव है। तो आप कह सकते हो ए होगा, सी होगा और ई होगा, ACE। ACE कहाँ पे दिया है सर, ACE चौथे में दिया है, चौथा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फॉर इंकरेजिंग लर्निंग टू लर्न। तो लर्निंग टू लर्न को इंकरेज करना है हमको बेसिकली। द एम्फेसिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो लर्निंग हम कर ही क्यों रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं वो सामने वाले समझ में आ जाए, यानी लर्निंग जो हो मैक्सिमाइज हो जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग टू इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो पूरी टीचिंग हम क्यों कर रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए कर रहे हैं, और वो भी कैसी, इफेक्टिव हो, ऑप्टिमम हो। तो यहाँ भी बात वही है आपकी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। तो बाकी ऑप्शन कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। तो दैट्स वाई आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ असेसमेंट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग मोटिवेशन इज ऑप्टिमम। तो फॉर्मेटिव क्या है, ये वर्ड बना है फॉर्मेशन से, यानी जब मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, फिर मैं देखना चाहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट्स वाई मैंने आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली कि हाँ बेटा बताओ ये क्या है। ठीक है, आपने मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया तो फाइन, नहीं दिया सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो मैं दोबारा आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कर रहा हूँ, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी आपकी फाउंडेशन को बिल्डअप कर रहा हूँ। ये कब होता है, ये लाइव क्लास में होता है। ठीक है, यानी क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ तभी देखता हूँ। इसमें आप कुछ क्विज़ वगैरह भी कर सकते हो। तो इससे बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट मोटिवेट होता है कि हाँ जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है। ओके, पॉजिटिव होता है। क्या नहीं होता है इसके अंदर, ना मार्क्स होता है ना ग्रेड होता है, नॉर्मल सी बात है, क्लास में हम पढ़ा रहे हैं और वहीं पर आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली फीडबैक इसका बहुत ही की टर्म है। फॉर्मेटिव से और FF से भी इसको याद कर सकते हैं, फॉर्मेटिव के अंदर फीडबैक आता है। ठीक है, समेटिव क्या होता है, ये बना है जो रूट वर्ड है इसका समराइजेशन से। ठीक है, यानी जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो समेटिव होगा। नॉर्म क्या होता है, नॉर्म और क्राइटेरिया दो तरह का होता है। नॉर्म के अंदर बेसिकली जो आप नेट का एग्ज़ाम दोगे, जो उसका कट ऑफ आएगा वो क्या होगा, नॉर्म होगा। ठीक है, यानी ये फिक्स नहीं होता, कभी कट ऑफ हाई जाता है कभी लो जाता है, ये डिपेंड करता है बाकियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। क्राइटेरिया क्या होता है, ये पहले से फिक्स होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। जैसे कि हमने बोल दिया कि 55% या आपका मार्क्स है तो आप नेट का फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, अब बाकियों कितना परसेंट नहीं, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया है। लेकिन यहीं पे नॉर्म का मतलब है आपका कितना परसेंट आ रहा है, आपका JRF होता है या नहीं होता है, ये डिपेंड करता है बाकियों की परफॉर्मेंस के ऊपर कि उनका कितना स्कोर आ रहा है और फाइनली कट ऑफ कितना जा रहा है, तो वो आपका नॉर्म कहलाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे फीडबैक की बात होती है। दैट्स वाई मोटिवेशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है और क्लास के अंदर आपकी फाउंडेशन तैयार होती है। 14 का आंसर पहला हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और
टीचिंग एप्टीट्यूड के प्लेलिस्ट के अंदर पूरा पड़ा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो वहाँ से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका नया आ जाता है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो बात किसकी हो रही है? बेसिकली बात हो रही है क्वांटिटेटिव की, क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात हो रही है। क्वालिटेटिव में तो होती ही नहीं है सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सैम्पलिंग भी नहीं होती है यार, सैम्पलिंग कब करोगे? जब नंबर्स की बात होगी तब करोगे ना। ओके, तो हम देख लेते हैं सर्वे रिसर्च क्या है। ये आपकी मान सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है, एक्शन रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल भी जो होता है यहाँ भी नंबर्स की बात होती है, ओके फाइन। कोरिलेशन के अंदर भी नंबर्स की बात होती है, फाइन। एक्शन रिसर्च पूरी तरह क्वालिटेटिव है, ये नहीं होगी। और फिनोमोलॉजी बेस्ड रिसर्च भी नहीं होगी। यानी ABE जो है यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नीड पड़ती है, किसकी? सैम्पलिंग की नीड पड़ती है। ABE कौन सा ऑप्शन दिया है? ABE पहला ऑप्शन दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट समझिए, आंसर अपने आप मिलता रहेगा आपको। एडिशन रीजन क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। द स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स आर टू मीडिया ऑफ मेनी अवेलेबल फॉर कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर ये दो अवेलेबल हैं, स्पोकन एंड रिटन, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी डाउट नहीं, किसी को भी नहीं होगा, ये ट्रू है। कम्युनिकेशन थ्रू एनी मीडियम डज नॉट हैपन थ्रू एटीट्यूड ऑफ इनकोडर। इनकोडर का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है, इसको आप डज नॉट नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो डेट्स वाई ये आपका रीज़न गलत है, ठीक है। तो एजेशन आपका सही है, तो 16 का C हो जाएगा आपका। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डेपिट आउटकम बेस्ड कुरिकुलम डिज़ाइन। कुरिकुलम डिज़ाइन हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेट करेंगे अपने लर्निंग आउटकम को, यानी हम चाहते क्या हैं कि क्या आउटपुट आए, क्या फाइनल रिजल्ट आए आपके सामने। जिस तरह से आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपने अपना आउटपुट जो है डिसाइड किया हुआ, आउटकम डिसाइड किया कि मेरा JRF क्वालिफाई हो पाए। इसी तरह जब कुरिकुलम डिज़ाइन होता है, तो उसका भी सबसे पहले क्या होता है, डिज़ायर लर्निंग आउटकम डिसाइड होता है। उसी के बेस पे आप क्या करते हो, फिर कंटेंट को डेवलप करते हो और फाइनली टीचिंग करते हो, और फाइनली क्या करते हो, एसेस करते हो कि जो हमने किया था हमारा डिज़ायर लर्निंग आउटकम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में बात आ रही होगी। दूसरा आंसर होगा, सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप करते हो तो उसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। ओके, ये बात मेरी याद रखना, सीक्वेंस लगाने में बहुत काम आएगा एग्जाम में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के अंदर। 17 का आंसर B होगा। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट टू विच द टर्म रिफर टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल। तो देखिए डिनोटेशन क्या होती है, वो होती है आपकी डिक्शनरी डेफिनेशन, ठीक है। और जो कोनोटेशन होता है वहाँ पे आप अटैच करते हो, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड्स, अपनी फीलिंग्स को अटैच करते हो कोनोटेशन के अंदर। जैसे मैं कह दूँ कि हैप्पी होम, तो यहाँ पे हमने हैप्पी वर्ड से क्या अटैच कर लिया, अपनी फीलिंग को अटैच कर लिया होम डेफिनेशन के साथ, ठीक है। तो ये आपका कोनोटेशन है। एट्रीब्यूट की जब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कोनोटेशन के अंदर आ जाएगा आपका, बिल्कुल आ जाएगा। द एट्रीब्यूट शेयर बाई ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट, ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट। तो इंटेंशन ऑफ ए टर्म भी ये बताता है कि हम क्या इंटेंट कर रहे हैं इस टर्म से, ये बात भी आपकी सही है। A और B होगा। डिनोटेशन तो डिक्शनरी डेफिनेशन होती है, डेट्स वाई ये नहीं होगा, एक्सटेंशन ऑफ द टर्म नहीं होता। ये किस यूनिट का पार्ट है, ये लैंग्वेज का पार्ट है, जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। A और B इज योर राइट आंसर। ओके, जो मेरे स्टूडेंट है वो जानते हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, सिलेबस के अंदर है आपका। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ पोजीशन का है, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ पोजीशन, ये भी लॉजिकल रीजनिंग यूनिट का है। तो यहाँ पे जो है गोल्डन रूल जो मैंने आपको कराया वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जितने भी वीडियोस मेरे अवेलेबल हैं पब्लिक डोमेन में, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है, ये वीडियो मिल जाएगा आपको। उम्मीद है कहाँ मिलेगा, लॉजिकल रीजनिंग के प्लेलिस्ट के अंदर। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ पोजीशन, इफ टू प्रीपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी फॉल्स, दे मे बोथ बी ट्रू इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका सब कॉन्ट्री, ठीक है। तो देखिए ये होता है ना AEIO, ठीक है। तो ये जो IO का रिलेशनशिप होता है ये कहलाता है सब कॉन्ट्री, ठीक है। यानी कहने को मतलब ये है कि दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। यानी एक के फॉल्स करते ही दूसरा ट्रू हो जाएगा, बट एक के ट्रू करने पे दूसरा क्या होगा, अनडिटरमाइन होगा, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। यानी दोनों साथ में ट्रू तो हो सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स कभी नहीं हो सकते, ठीक है। यही रूल कहलाता है सब कॉन्ट्री का, और यही आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक बार आप मैं सजेस्ट करूँगा जो वीडियो अवेलेबल होगा लॉजिकल रीजनिंग में, वो आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। तो 19 का आंसर B हो जाएगा आपका। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B, ठीक है। यानी A और B कोई चीज़ है
जिनमें इक्वल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। मान लीजिए A 10% बढ़ता है तो B भी 10% बढ़ता है, ओके। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब B और C में नहीं हो रहा इक्वल ग्रोथ, ठीक है, तो B और C का रिलेशनशिप नहीं है। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, बट C और D में हो रहा है, ठीक है, यानी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, इक्वल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो दोनों, और एक ही इक्वल परसेंट की ग्रोथ में भी जा रहे हैं। तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू D। देखिए A इक्वल टू B मैंने बोला ना इसको, और B इज़ नॉट इक्वल टू C, तो यानी सीधी सी बात है कि जो A होगा वो भी D से भी नहीं होगा, क्योंकि C B के इक्वल नहीं था। तो ये पहली वाली बात आपकी सही है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, फाइन। A डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू D बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि A B के है और B C के नहीं है और C D के है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा गलत है आपका, A डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू C, ये तो सामने दिख रहा है, A इक्वल टू B है, B इक्वल टू नॉट C है, तो डेट्स वाई A और C में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। A इन्वर्स होगा C के, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब होता है यहाँ पे इक्वल रेट से ग्रो करना, एक ही डायरेक्शन में ग्रो करना। A और B में तो हो रहा था, लेकिन B और C में नहीं हो रहा था, C और D में हो रहा था। तो नॉर्मली A इक्वल टू B है, तो डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि A इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है D से, क्योंकि B और C में नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसके बेस पे मैंने इसको टिक कर दिया, A और D इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। A और D इज़ योर राइट आंसर। फिलहाल ये आपका पहला ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं साहब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड एंड एम्पिरिकल इंडक्टिव की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर आपका एथनोग्राफिक रिसर्च आती है, बिल्कुल आती है, ठीक है। और यहाँ पे बात किस कर रहा है, एम्पिरिकल एविडेंस के बेस पर रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। इंडक्टिव की बात कर रहा है, डिडक्टिव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एथनोग्राफी हो जाएगी आपकी इंडक्टिव के अंदर, ठीक है। और केस स्टडी मेथड भी आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, केस स्टडी भी होगा आपका, बिल्कुल होगा। और आपका नैरेटिव भी होगा, क्योंकि बात यहाँ पे किसकी हो रही है, बात यहाँ पे इंडक्टिव की हो रही है, ठीक है। तो मैंने कह दिया इंडक्टिव का मतलब यहाँ पे किससे है, इंडक्टिव का मतलब है यहाँ पे क्वालिटेटिव से, ठीक है। तो एक्स पोस्ट फैक्टर ने बताया था पीछे पे, और एक्सपेरिमेंटली बताया था पीछे पे, ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो सी और ई तो हो ही नहीं सकता आंसर कभी भी, सी और ई आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, ए बी और ए, आंसर क्या होगा आपका ए बी डी। तो ए बी डी आपको थर्ड ऑप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे समझना होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी, आप इजीली क्वेश्चन को टिक कर ले जाओगे, ओके। तो 21 का हो गया आपका, आगे हम लोग चलते हैं अब। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 22 का मैं सीधे आपको आंसर लगवा देता हूँ, और डिस्कस हम बाद में करेंगे इसको। फिलहाल ये 480 है आपका आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका ICT आ गया, कंप्यूटर क्वेश्चन है। द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ICT रिसर्च विल इंश्योर वाइडल कवरेज एंड एसेसिबिलिटी ऑफ नीडेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली बात किसकी कर रहा है, वाइडल कवरेज की बात कर रहा है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ICT का यूज़ इन रिसर्च में, ICT का यूज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका रिसर्च यूनिट का है, ओके। एक टॉपिक है उसके अंदर कि ICT का क्या यूज़ है रिसर्च के अंदर, वही टॉपिक से क्वेश्चन है आपका। तो पता है हमें, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है उसका वाइडर होता है सबसे अधिक इसमें से कवरेज। तो ये आंसर भी हो जाएगा, 23 का भी हो जाएगा आपका। 24वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन है कि ये किसने दिया है, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हमें पता है कि ये दिया है लैब और वैगोस्टी ने, ये है रशिया से, USSR से। थर्ड आंसर होगा। ये क्वेश्चन एक बार आपका और आ चुका है दिसंबर 2019 में, 18 में, ठीक है। ये तो पेपर ही 19 का, इसमें भी आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 25 से पढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन फिर से आ गया किसका, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ गया, और इसका आंसर क्या है, पहला ही है आपका 7P9, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। DI आ गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अभी खुद से ट्राई करिएगा, फिर मैं सेपरेट करा दूंगा इसको। फिलहाल 26 का आंसर क्या है, C है आपका। और 27 का आंसर क्या है, A है आपका। 28 का आंसर क्या है, D है आपका। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो आराम से।
29 का आंसर क्या है आपका? डी है आपका। 30वें का आंसर क्या है आपका? 30वें का आंसर है आपका बी। तो मैं डीआई और मैथ में सेपरेट करा दूंगा, जो डीआई और रीजनिंग के क्वेश्चन है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूम डिओड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ गया, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया। तो बेसिकली इसमें जो पोल्यूटेंट होता है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे सिगरेट क्या होती है, उसमें मोनोऑक्साइड होता है, इस तरह से ये क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर। तो फिलहाल 32वें पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो WTO नेगोशिएशन ऑन हायर एजुकेशन, तो वो हायर एजुकेशन को WTO एज अ बिजनेस मानता है, पहले आप ये जान लीजिए। तो वो कहता है एजुकेशन क्या है, एज अ ट्रेड है। एजुकेशन क्या है, एक कमोडिटी है। हायर एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। विड्रॉयल ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम हायर एजुकेशन, ये सारी बातें WTO करता है। तो DEF जो है ये आपका सही आंसर है। तो वो कहता है कि सारी जो कंट्रीज़ हैं वो एज अ बिजनेस को लें और इसका इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए। तो फिलहाल 32 का आंसर डी हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। तो एजुकेशन रीजन का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ये। द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर डज नॉट डिपेंड ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए, नेचुरल डिजास्टर का बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ता है कि जब आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है, तो यहाँ पे डज नॉट बोल रहा है तो गलत बात है। ठीक है, गरीबों पर ज़्यादा असर पड़ता है डिजास्टर का कंपेयर टू अमीर। नेचुरल डिजास्टर डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ द सोसाइटी एंड अदर कम्युनिटी, बिल्कुल सही बात है। कोरोना भी चल रहा है तो अमीर गरीब सबको हो रहा है। रीज़न आपका सही है, जेशन आपका गलत है। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है आपके सामने। इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजायर्स ऑफ अप्लाइंग फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेटस मस्ट हैव बीन इन एग्जिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट, तो ये है 20 साल कम से कम कोई यूनिवर्सिटी जब एग्जिस्ट करेगी उसके बाद ही उसको मिलता है डीम्ड का दर्जा। यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो कोई इंस्टीट्यूट है जो चाहता है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, तो उसे 20 साल एग्जिस्टेंस चाहिए कम से कम, उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का। तो 34 का आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। 35वां देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डैट स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा विच आर व्यू फ्रॉम ए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ। तो हमें पता है GPS टाइप की बात यहाँ पे की जा रही है। डाटा बेस्ड सिस्टम नहीं होगा और जोग्राफिक सिस्टम भी नहीं होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम भी नहीं होगा। जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन GIS सिस्टम इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं। ठीक है, तो 35 का बी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन की बात हो रही है। ये बहुत तेज़ नॉइज़ पोल्यूशन आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन क्वेश्चन आ रहे हैं वो एयर से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं और नॉइज़ से आ रहे हैं। ये तीनों पोल्यूशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने को तो फिर और क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन ये 3 पोल्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यून सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता। स्लीपलेसनेस होती है नॉइज़ पोल्यूशन से, ये बी वाली बात सही है। स्पीच इंटरफेरेंस भी होती है, सही है। ब्लड प्रेशर से भी कोई मतलब नहीं होता है। हियरिंग से मतलब होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी नहीं होती, ये एयर पोल्यूशन से होती है आपकी। ठीक है, और ब्लड प्रेशर वगैरह भी जो है वो लीड वगैरह एयर पोल्यूशन वगैरह से रिलेट करता है आपका। तो BCE योर राइट आंसर है। BCE कहाँ पे है? BC 36 का, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 36 का BCDE। ठीक है, तो ये आपका ब्लड प्रेशर भी होगा इसके अंदर। सॉरी फॉर दैट, मैंने नहीं बोला। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो आपका एयर पोल्यूशन से है और वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये होगा यहाँ पे। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ब्लड वाला प्रेशर, लेकिन क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है डेट्स वाई हमें लेना पड़ेगा इसको। तो आंसर इसका बी हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं हम। बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो का फुल फॉर्म ICT में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एक बार, तो पता ही हम सबको विजुअल डिस्प्ले यूनिट होगा इसका। 37 का आपका सी हो जाएगा। तो पोटेंशियल पूछना है कि कितनी पोटेंशियल है आपके पास। जियो थर्मल जो होता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी का फॉर्म है ये आपका। ठीक है, RE का फॉर्म है, तो इसको गीगावाट में मेजर करते हैं। तो 10 गीगावाट इंडिया की पोटेंशियल है जियो थर्मल पावर का। ओके, टाइट क्वेश्चन था आपका। 38 का आंसर पहला हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ हैफा। हैफा नाम पढ़िए पहले, ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए आप नहीं पढ़ के जा रहे हो हैफा के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी। ठीक है, फाइनेंस मतलब पैसे की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिसर्च से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो पैसे की बात हो रही है, तो पैसा कहाँ लगेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रीमियम इंस्टीट्यूट में कंट्रीज़ के। ठीक है, इंप्रूवमेंट करने में। तो पहला हो सकता है। कॉमन सेंस से भी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो।
पहला आंसर आपका हो जाएगा। द कम्युनिटी कॉलेज, कम्युनिटी कॉलेज का मतलब क्या हो गया, जैसे स्पेसिफिक कम्युनिटी कुछ कॉलेजेस नहीं होते हैं, जैसे अग्रवाल समाज का कॉलेज होता है, इस तरह से आपने सुना ही होगा अपने लाइफ में बहुत सारे नाम। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोविज़न, वो होता है कॉन्क्रीट एडमिशन का प्रोविज़न। कॉन्क्रीट मतलब क्या होता है, एक साथ दो, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 10th में पढ़ाई कर रहा है तो वो कम्युनिटी कॉलेज में जो है हायर एजुकेशन भी साथ ही साथ में रन कर सकता है, उसी को हम कहते हैं कॉन्क्रीट एडमिशन। वो ले सकता है एक साथ दो जगह पे, ठीक है। बिना 12 पास की वो हायर एजुकेशन में जा सकता है, जो उसके कम्युनिटी कॉलेज है वहाँ पे। 14 का आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कभी कभी आपसे। तो जैसे योगा डेज वगैरह भी आपसे पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट डेज होते हैं, तो वो आप याद रखिए रहिएगा। 41 का बी, उसकी मैं PDF दे दूँगा, आप देख लेना। 41 का बी 13 नवंबर, ठीक है। ओजोन डे वगैरह ये सारे डेज पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, बट समझते हैं इसको बोलना क्या चाह रहा है, कोशिश करते हैं समझने की। कंसीडर करिए कि हायर एजुकेशन जो है नॉन प्रायोरिटी फॉर द स्टेट इज़ लिंक टू द विड्रॉल ऑफ पब्लिक फंडिंग टू इट, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हायर एजुकेशन जो है उसकी प्रायोरिटी नहीं है सरकार की, और जो विड्रॉ कर रहा है पब्लिक फंडिंग को उससे, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, डेट्स वाई हम इसको ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, कंसीडरिंग वर्ड इसमें ऐड कर दे रहा है, डेट्स वाई इसको हम ट्रू मान रहे हैं। द प्रेशर ऑफ फ्री इंटरप्राइज सिस्टम इन दिस रिगार्ड इज एन अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर एजुकेशनल मार्केट। तो हम कह सकते हैं ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगी, एजुकेशन मार्केट एक्सपेंड होगी, क्योंकि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है वो प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, सरकार की, स्टेट की। तो ये भी ट्रू हो गया आपका। तो ये वर्ड जो है इसकी वजह से इसकी स्टेटमेंट हम सही मान रहे हैं, ये नहीं होता तो ये गलत होती स्टेटमेंट। एजेशन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी इसका। आगे चलते हैं हम लोग। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो था कार्बन ट्रेडिंग की बात हुई थी, ठीक है। यानी जो देश ज़्यादा कार्बन इमिशन करेंगे वो उनको जो है उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, इसी को हम कहते हैं ट्रेडिंग, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, सीटी। तो बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस के रिलेट का मामला था। ये हुआ क्या था, 2008 से 2012 के बीच में हुआ था, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग से बचना है क्योंकि अर्थ का तापमान बढ़ रहा है, और ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो हीट को जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थ का। अब तापमान बढ़ने से होता क्या है कि जो आपका नॉर्थ पोल है वहाँ की बर्फ़ जब पिघलेगी तो बर्फ़ गिरेगी कहाँ पे, समुंदर में गिरेगी। समुंदर में गिरेगी तो क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, जो शहर और प्रदेश देश किनारे हैं समुंदर से वो डूब जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल है 2008 से 12 तक कार्बन ट्रेडिंग की बात इसके अंदर हुई थी। 43 का आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। 44 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। तो सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ स्टोर होगा, वो नॉर्मल से हार्ड डिस्क के अंदर होगा, CD में तो बिल्कुल नहीं, फ्लॉपी डिस्क में बिल्कुल नहीं, और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क में भी नहीं होगा, हार्ड डिस्क होगी, क्योंकि ये TB इसमें आती है, ठीक है। 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क आपकी 4 TB इस तरह से होती है, ठीक है। 45 क्वेश्चन भी आपका ICT से, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट। रॉ फैक्ट किस में होता है, ये होता है डाटा में, ठीक है। डाटा जो होता है रॉ होता है, उसको फिर हम क्या करते हैं, फर्निश करते हैं। फर्निश करके वो क्या बनती है, इन्फॉर्मेशन बनती है। तो D हो जाएगा यहाँ पे, D, B नहीं D, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आंसर जो होगा 45 का थर्ड हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका पैसेज आ गया, पैसेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सीधे इसका आंसर बताऊँगा आपको। बचा हुआ भी आप ले लीजिए, ओके। तो 46 रिकॉर्डो थ्योरी से ये था, ठीक है। इकोनॉमिकल थ्योरी है ये बेसिकली। तो 46 का आंसर आपका क्या होगा, C हो जाएगा, ठीक है। 47 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 47 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन 47, जी हाँ। 47 का आपका D हो जाएगा। 48 देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है आपका। 48 का हो जाएगा आपका B। 49 का हो जाएगा आपका C, और 50 का हो जाएगा आपका D, ठीक है, चौथा ऑप्शन। तो गाइज़ मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है सारे क्वेश्चंस को। मैंने यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन और DI क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, मैं उनको सेपरेट करा दूंगा आपको, ठीक है।
बाकी पैसेज आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, और बाकी मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, यकीन मानिए। और चैनल या आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए। छठा सेट है, अभी तक किसी चैनल इतने सेट सॉल्व नहीं कराए, मैंने 6 सेट सॉल्व करवा दिए, 4 और मेरे बच्चे हैं, 4 भी मैं करा दूँगा आपको, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर।